हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 18 दिसंबर को है, जिसमें कि केवल 5 दिन शेष हैं। तो फ्रेंड्स, इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा लाखामंडल से। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। तो हमें बताना है जीवित प्राणी का दर्जा गंगोत्री ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या कफनी ग्लेशियर। राइट आंसर इसका होगा गंगोत्री ग्लेशियर को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था। गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी या अंग्रेजी। राइट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। न्यायिक कार्य, इच्छा व्यवस्था उन्नयन, राजस्व एकत्र करना या समाज सेवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भेलछड़ा प्रपात की स्थित है देहरादून में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या चमोली में। तो राइट आंसर होगा जनपद पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था। तो फ्रेंड्स, जब आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा उत्तराखंड का, काली कुमाऊं, सीरा, राज, डोटी और बीसा में से पिथौरागढ़ कहलाता था डोटी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप में समर्थन दिया गया था। 1930, 37, 32 या 31 में। तो राइट आंसर इसका होगा 1931। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मद महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग को पूजा जाता है। नाभि, मुख, बाहु या फिर जटा। तो राइट आंसर इसका होगा नाभि को पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है। भवानी सिंह पुंडीर, जीबी पुरोहित, NL पंत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त में से किसी का भी इस अखबार से संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित पासों में कौन से पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। पास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पास का मतलब दर्रा होता है, तो दर्रों को पास भी कहा जाता है। अब देखिए, हमसे पूछा है कि मानसरोवर जो धर्मार्थी हैं वो किस पास से गुजरते हैं, किस दर्रे से गुजरते हैं। माणा पास, लिपुलेख से, नामा पास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ऐसी अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाती है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है जिसमें दोनों शामिल होते हैं। संलय, सम्मिश्रित, समांतर या फिर मिश्रित। तो राइट आंसर इसका होगा मिश्रित। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होती है ये इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या अंग्रेजी आंग्ल भाषा से। तो राइट आंसर इसका होगा अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी की धुरी पर झुका होना। तो राइट आंसर यह है पृथ्वी की धुरी पर झुका होना। इसका कारण होता है दिन रात समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण हमें देना है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस पर्वत या अपलेसियन पर्वत। राइट आंसर इसका होगा एंडीज पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला है, निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में समानता है। उष्ण प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश या फिर समुद्री प्रदेश। तो राइट आंसर इसका होगा उष्ण प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें होगा सबसे पहले आएगा, फिर उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और लास्ट में सबसे कम वाला। तो अवरोही क्रम, घटता क्रम। अब हमें बताना है विश्व में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है। फ्रेंड्स, आपके पास ये चारों ऑप्शंस हैं। अब इनमें से देखिए जो ऑप्शन डी है सबसे ज्यादा होता है चीन में, फिर भारत में, इंडोनेशिया में, फिर अमेरिका में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सभी यहाँ पर सही ऑप्शन दिए गए हैं, तो उपयुक्त सही राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया। झरोका दर्शन किस शासक के समय से बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो राइट आंसर इसका होगा औरंगजेब के शासन के समय से। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या फिर लखनऊ अधिवेशन। तो राइट आंसर इसका होगा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज वाले अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, या फिर 12वां शिलालेख। तो राइट आंसर इसका होगा 12वें शिलालेख में हमें बताया है कि जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में अशोक कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोला है निम्नलिखित में कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो ऑप्शंस हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी। यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही क्या हुए थे, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से क्लोज तरीके से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, या कृषि का अध्यक्ष। राइट आंसर इसका होगा आपका चारागाहों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, IMF ऋण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको पता होगा IMF ऋण किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ऋण, साख, क्रय, या फिर सहायता। तो इसे कहा जाता है क्रय। ठीक है, क्रय कहते हैं IMF ऋण को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? देखिए, कर जो होते एक कर प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली हमसे लिया जाता है आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, या उत्पादन शुल्क। तो राइट आंसर इसका होगा उत्पादन शुल्क। प्रोडक्शन शुल्क जो होता है हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, बाकी ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? IMF, IBRD, IDA, या फिर ADB। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? IBRD। ये होता है हमारा विश्व का बैंक, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ज्योति बसु, या LM सिंघवी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, LM सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है हमसे निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दिया था? BS मुंजे, BR अंबेडकर, C राजगोपालाचारी, या RK षणमुगम चिट्ठी। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन C राजगोपालाचारी जी ने त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
ऑप्शन है 256 से 63, 43 से 255, 264 से 291, 252 से 360। राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में ही ये व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है कल्याणकारी राज्य को, सर्वाधिकारवादी राज्य को, प्रजातांत्रिक राज्य को या फिर वर्ग व्यवस्था को। तो राइट आंसर इसका होगा सर्वाधिकारवादी राज्य को ये कथन इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन नियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर शब्द जब बदला था तो ये कौन से संशोधन में हुआ था? ऑप्शन ए है 35वां, 42वां, 44 या फिर 52वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति? तो राइट आंसर इसका होगा प्राक्कलन समिति। यह है संसद की सबसे बड़ी समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पूछा है हमसे कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह या फिर विक्रम कुमार? तो राइट आंसर इसका होगा अजय विक्रम सिंह। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से यूकेपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें आपको उत्तराखंड जीके तो पढ़नी पड़नी, लेकिन सामान्य ज्ञान के भी आपको प्रश्न याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल बताना है कि कब वो रिटायर होते हैं। ऑप्शन है 58 वर्ष में, 70 वर्ष में, 62 वर्ष में या फिर 65 वर्ष में। तो राइट आंसर इसका होगा 65 वर्ष में वो रिटायर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब हमें इसमें गलत कथन का चयन करना है। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं उनके आपको उपनाम पता होने चाहिए या फिर उपाधियां पता होनी चाहिए कि उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे गलत कथन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर बतानी है। हमको कितनी थी? 83%, 60%, 29% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सकलाना रिवोल्ट डैश में घटित हुआ? टिहरी गढ़वाल में, जोशीमठ में, जौनसार में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि हमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल बताना है। 53,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480, 55,483 या फिर 65,480 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर सभी को पता होगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। कब किया गया? वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में, 1965 में या 1967 में? तो राइट आंसर इसका होगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किसने की थी? वीए स्टोवेल ने, के पॉ ने या फिर HG वॉल्टन ने या जे मार्टिन ने? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, के पॉ ने। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था, यानी कि सुधार किसने किया था? चंद शासकों ने, गोरखा शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चंद शासकों ने तो इस रकम को इस कर को लगाया था 36 रकम 32 कलम, लेकिन जब गोरखा शासन आए तो उन्होंने इसकी व्यवस्था का उन्मूलन करके इसे हटा दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गोरखा शासकों ने इसका उन्मूलन किया था।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है पौंड टूटी यह किन शासकों द्वारा वसूले जाने वाला कर था? कत्यूरी शासकों, चंद शासकों द्वारा, टिहरी शासकों द्वारा या फिर गोरखा शासकों द्वारा? राइट आंसर इसका होगा टिहरी शासकों द्वारा पौंड टूटी कर लिया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली नदी की सहायक नदी है? लधिया, बालगंगा, धौली गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा लधिया नदी जो है काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में सम्मिलित नहीं है। देहरादून में जो 4 सिद्धपीठ है उसमें कौन सा शामिल नहीं है हमको बताना है। भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, भाणक सिद्ध या फिर मांडू सिद्ध? तो राइट आंसर इसका होगा भैरव सिद्ध 4 सिद्धपीठ के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या गंगोत्री के पास? तो ऑप्शन है यहाँ पर बद्रीनाथ के पास ये गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई वर्ष 1966 में, 1980 में, 1992 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा होगा 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? तो आसन बैराज का निर्माण देखिए 1965, 1970, 1966 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा 1970 में आसन बैराज का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? तो राइट आंसर इसका होगा कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध हिमालय है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंचाई अनुसंधान संस्थान हरिद्वार में, काशीपुर में, देहरादून में या फिर रुड़की में? तो राइट आंसर इसका होगा रुड़की में ये अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है श्रीनगर जो कि गढ़वाल में आता है में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? 1805 में, 1808 में, 1803 में या 1815 में? तो राइट आंसर इसका होगा 1803 में इनका जो राजभवन था वो भूकंप के कारण टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भक्तदर्शन, हर्षदेव औली, बद्रीनाथ पांडे या फिर बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा? तो ये है राइट आंसर इसका होगा भक्तदर्शन, डॉक्टर भक्तदर्शन के द्वारा ये किताब लिखी गई सुमन स्मृति ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें सही युग्म का चयन करना है। उत्तराखंड के प्रमुख न्यायाधीश अशोक भद्र देसाई जो कि बिल्कुल राइट है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर उपयुक्त सभी युग्म सही है तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हमें बतानी है 1830 में, 43 में, 45 में या 1846 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई 1976, 1980, 2010 या 2020 में? तो राइट आंसर इसका होगा 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा 2022 जीती है? तो ये क्वेश्चन आपका बना है करंट अफेयर से, तो आपके स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में देना है। अब देखिए 54 में हमसे पूछा है कि ये प्रतिस्पर्धा किसने जीती? डेनियल मेदवेदेव ने, रोजर फेडरर ने, राफेल नाडाल ने, नोवाक जोकोविक ने? तो राइट आंसर इसका होगा राफेल नडाल ने ये प्रतिस्पर्धा 2022 जीती थी, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 55 है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस गोवर्धन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में, इंदौर मध्य प्रदेश में, बीकानेर राजस्थान में, चिकमंगलूर कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है इंदौर। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस गोवर्धन प्लांट स्थापित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है, जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पहला पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य को प्रदान किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश, यूपी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में अगर लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। पहला कथन है, इसमें प्रौढ़ शिक्षा को सबके लिए शिक्षा से प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये तो कथन सही है। इसकी क्रियान्वयन इकाई विकासखंड होगा, ये कथन गलत है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर ऑनलाइन मोड में क्रियान्वित किया जाएगा, तो ये भी सही है। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा इस कार्यक्रम को 17 फरवरी 2022 को अनुमोदित किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें ये लिखा है कि इसकी क्रियान्वयन इकाई विकासखंड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 17 फरवरी 2022 आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें कि पूछा है निम्नलिखित में से किस नियुक्ति सेबी के अध्यक्ष पद पर की गई है? किसकी नियुक्ति हुई है सेबी के अध्यक्ष पद पर? तो ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। माधवी पुरीबुच, विभा पाडलकर, शशिधरन जगदीशन या अजय त्यागी? तो राइट आंसर इसका होगा माधवी पुरीबुच को सेबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पंथ को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिला है? कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, बैरागी पंथ या फिर नास्तिक पंथ? तो राइट आंसर इसका होगा नास्तिक पंथ को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केदारनाथ में रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो राइट आंसर इसका भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी में से होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी नदी आपके रुद्रप्रयाग में बहती है। और मंदाकिनी नदी आपको कैसे याद रखना है? क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, जिसमें कि पूछा है भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? वेलवदना राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर इसका होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसे हमें याद रखना है और सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी हमको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप कोमरिन, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमर या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो राइट आंसर इसका होगा इंदिरा पॉइंट। आप सभी को पता भी होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? फारूक, राजी, राजी जौनसारी या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा तमिलनाडु में है ये नीलगिरी पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी में से किस में स्थित है? ये स्थित है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों में पर्वतों की कितनी संख्या है? यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है तो उसमें पर्वतों की कितनी संख्या है? तो देखिए इस तरह से पर्वत होते हैं, उसमें 3 पर्वत होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3 है उनकी पर्वतों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? लोनार झील, सांभर झील, चिल्का झील या फिर वेम्बानट झील? तो राइट आंसर इसका होगा लोनार झील भारत में है, क्रेटर झील।
क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश सबसे लंबा समानांतर है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय व्रत या फिर भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, उत्तर ध्रुवीय व्रत। क्वेश्चन नंबर 69 है क्रोम, सफारी और ओपेरा यह सभी क्या हैं? वेब विचरक, विंडो, सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है वेब विचरक। एक तरह से ये सर्च ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि हम सर्च कर सकते हैं क्रोम, सफारी और ओपेरा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एस हरीश, संजना देसाई, अनुपम खेर, जी कृष्णन। तो राइट आंसर इसका होगा जी कृष्णन। इनकी स्टोरी के लेखक हैं द हिटमैन, जो कि रोहित शर्मा की स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 71 हमें दे रखा है। देखो इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा फुल तरीके से बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल के जैसे प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपसे अभी एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी बना। अब यहाँ पर आ गया है एक क्वेश्चन रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको रिलेशन वाले क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक रिलेशन वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो देखिए पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है, तो बताएं कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। तो जब भी आपको रिलेशन वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आपको क्या करना है, डायग्राम से उसको समझना है। डायग्राम्स बनाने हैं और उन पर नाम लिखना है, फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे श्रीपद के लिए एस लिख दो, ठीक है, बेटी के लिए डॉटर के लिए डी लिख दो। इस तरह से आपको इनके रिलेशन बताने होते हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर डायग्राम से बता देती हूँ कि किस तरह से आपको रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए पालने में एक बच्ची है, तो आप इस तरह से समझ लीजिए यहाँ पर पालने में एक बच्ची है, तो उसके लिए श्रीपद क्या बोलता है। तो श्रीपद को हम दिखाएंगे एस से। तो ये है श्रीपद जो कि कह रहा है कि ये बच्ची जो है वो मेरे पिता की, अब श्रीपद के पिता कौन होंगे, एफ से फादर हो जाएंगे, ठीक है, मेरे पिता की माँ की यानी कि पापा की मदर। तो श्रीपद की वो क्या हो गई, दादी हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। इकलौती, माँ की इकलौती बड़ी बेटी यानी कि उनकी दादी की एक इकलौती बेटी है यानी कि दादी की बेटी कौन होती है, हमारी बुआ होती है। तो बुआ है, श्रीपद की जो बुआ है बड़ी बेटी की बेटी है, तो ये पालने वाली बच्ची जो है उसकी बुआ की बेटी है। तो ये बुआ की बेटी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, मतलब बच्ची की माँ यानी कि बुआ का श्रीपद से क्या संबंध है। तो श्रीपद की तो वो बुआ ही हुई बच्ची की माँ, तो बुआ का यहाँ पर संबंध आता है। तो ऑप्शन में देखिए भतीजी, भाभी, फुफोरी बहन और बुआ। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, वो होगी श्रीपद की बुआ। तो इस तरह से आसानी से आप रिलेशनशिप के रीजनिंग में कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट भी आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिला है जिसमें कि आपसे क्रम से पूछा है कि इस सीरीज को पूरा कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है। देखिए हमसे यहाँ पे पूछा है दिए गए विकल्पों में से वह पूर्ण समूह चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज बन रही है वो किस तरह से बन रही है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको फर्स्ट लेटर देखने हैं कि कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले देखो एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ, पर इन दोनों को छोड़ दिया है तो यहाँ पर पी लिख दिया है। अब देखिए पी के बाद क्या आता है, क्यू आर आता है, लेकिन क्यू आर को छोड़ दिया है और यहाँ पे एस लिख दिया है। तो इसी तरह से दो दो लेटर आपको छोड़ते जाने हैं। अब देखिए वी के बाद दो लेटर आपको छोड़ने हैं, तो वी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स को आपको छोड़ देना है, क्या लिख देना है, वाई लिख देना है। तो वाई तो यहाँ पर सभी में आ रहा है, तो इससे तो आपको नहीं पता चल पाया कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है सेकंड, ठीक है, पहला हमको वाई मिल गया है और सेकंड हमको क्या देखना है, ई एच के एन। अब ये किस तरह से हुए हैं, ई के बाद क्या आता है, एफ और जी, लेकिन एफ और जी को छोड़ के यहाँ पे एच लिख दिया है। एच के बाद आता है एच आई जे को छोड़ दिया है और यहाँ पे क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। इस तरह से हमको दो दो लेटर छोड़ते जाने हैं। अब देखिए एन है यहाँ पे, तो एन के बाद क्या आता है, एन ओ पी आता है, तो पर इनको छोड़ देना है और
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो हमें मिल गया है क्यू। तो दूसरे नंबर पे आएगा क्यू। पहले नंबर पे हमको वाई मिल गया है, दूसरे नंबर पे क्यू मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में ही वाई क्यू पहले नंबर पे है। अगर हमको थर्ड पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। अब देखिए थर्ड लेटर, जिसमें कि देखो इसमें है एन, इसमें है जे, एफ और यहाँ पे है बी। तो यहाँ पर आपको सीरीज थोड़ी सी उल्टी लग रही है, तो इस तरह से हमको क्या कर लेना है, हमें उल्टे में देख लेना है। यहाँ से बी से स्टार्ट कर लेना है। देखो बी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, सी और डी आता है और ई भी आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 3 लेटर छोड़ दिए। एफ के बाद क्या आता है, जी, एच और आई, पर इन तीनों को छोड़ के यहाँ पर जे लिख दिया। तो मतलब हमें 3 छोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो बी से पहले 3 लोग कौन से छूटे होंगे, यानी कि बी से पहले छूटा होगा ए, जेड और आपका वाई। ठीक है, ए जेड वाई आपका उल्टे में चलोगे तो ये आएगा। तो इससे पहले आएगा आपका वाई से पहले क्या आता है, एक्स। तो हमको यहाँ पे थर्ड लेटर में क्या मिल गया, एक्स। तो वाई क्यू एक्स की सीरीज हमारी बन रही है 3 लेटर की, और ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपको समझ में आ चुका है कि राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको और ऑप्शन में भी वाई क्यू एक्स दिया रहता तो आपको फोर्थ वाला लेटर भी ढूंढने की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर हम एक बार फोर्थ लेटर भी ढूंढ के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है, यहाँ पे वी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, आर लिखा है। इसको भी हम उल्टे में देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेटर्स छोड़कर लेटर लिखे गए हैं। जैसे कि आर के बाद आता है एस टी यू, लेकिन इन तीनों को छोड़कर वी लिखा है। तो इससे पहले आर से पहले 3 लोग को छोड़ के हमें यहाँ पे क्या आएगा, तो आर से पहले आते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को छोड़ेंगे यहाँ पे, तो सॉरी ओ पी क्यू को यहाँ पे छोड़ा गया है। तो ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। तो हमें फोर्थ लेटर मिल गया है एन। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन सी हमारा पूरा सही हो रहा है, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू एक्स एन। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमको क्या दिया है, एक कोड लैंग्वेज दी है जिसमें कि मिंट को 224 बोला है, फैंसी को 245 बोला है। तो उसी भाषा में कॉन्ट्योर को बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको देखना है कि किस तरह से मिंट को 224 लिखा गया है, फैंसी को 245 लिखा गया है और कॉन्ट्योर को हम किस कोड में व्यक्त करेंगे। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट ए टू जेड तक नंबर्स याद होने चाहिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। इस तरह से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिंट को 224 कैसे लिखा गया होगा। आपको बार बार कोशिश करनी है और देखना है कि मिंट का 224 कैसे आया है। इनके जितने भी नंबर्स बन रहे हैं पहले उनको ऐड करके देखिए, उनका स्क्वायर करके देखिए, तो किस तरह से ये बना है, तो उसी तरह से कॉन्टूर भी बनेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 742 इसका राइट आंसर है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से तीनों ही एक समान है लेकिन असंगत हमको बताना है, यानी कि ऑड हमको यहाँ पे चूज करना है। और इस तरह से रीजनिंग में आपको ऑड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ऑड कौन सा इनमें से। फर्स्ट है परिस्थितिक विज्ञान, नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान। तो देखिए ये तीनों ही विज्ञान जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से संबंधित है या फिर किसी भी बॉडी से संबंधित है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है परिस्थितिक विज्ञान, तो यहाँ सबसे ऑड परिस्थितिक विज्ञान है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा संबंध वाले क्वेश्चन है, जैसे कि कनाडा का संबंध ओटावा से है तो यूक्रेन का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखिए कनाडा का ओटावा से है तो यूक्रेन का किससे होगा, कीव से होगा संबंध। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे बोला है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष हैं। अब देखिए कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में देखने के लिए मिलेंगे। अब कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वो हमारी नॉर्मल जो तथ्य होते हैं उनसे भिन्न हो, लेकिन निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। फैक्ट वाइज हमको सोचना है कि क्या हो सकता है। देखिए कथन हमारे पास है सभी पेंसिल इरेजर हैं, कुछ शॉर्पनर पेंसिल हैं। निष्कर्ष हमको दिया गया है कि कुछ शॉर्पनर इरेजर हैं, सभी पेंसिल शॉर्पनर है। अब देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सारी पेंसिल्स हैं तो पेंसिल हैं, ये सभी पेंसिल क्या है बोला उन्होंने, इरेजर है। तो मतलब कि सारी पेंसिल क्या है, इरेजर है। ठीक है, सारी पेंसिल इरेजर हैं। कुछ शॉर्पनर ऐसे हैं जो पेंसिल हैं। तो अब कैसे बनेगा, कुछ शॉर्पनर्स ऐसे हैं जो क्या है,
पेंसिल है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सभी पेंसिलें इरेजर हैं बोला है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सारी इरेजरें पेंसिल हैं। तो इरेजरें अलग हो गई हैं। इरेजर कुछ ऐसी भी होंगी जो खुद ही इरेजर होंगी, लेकिन सारी पेंसिलें जो होंगी वो इरेजर हैं। ठीक है, तो अब कुछ शॉर्पनर जो हैं वो पेंसिल हैं। अब जो कुछ शॉर्पनर हैं वो पेंसिल हैं, सारे जो शॉर्पनर होंगे वो पेंसिल नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया है इसमें बोला है कि कुछ शॉर्पनर इरेजर हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ निष्कर्ष पहला ही राइट होगा कि कुछ शॉर्पनर्स जो हैं वो इरेजर हैं, लेकिन सारे पेंसिल शॉर्पनर नहीं है। तो देखिए केवल निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें बोला है किसी सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। ऑप्शंस में हमें दिया गया है खिज्र खां, तुगरिल बेग, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इसका है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए एक शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। तो ऐसा कौन है? पक्षी, स्तनपायी, प्रवाल या फिर सरीसृप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे पूछा है एक डैश जमीन ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। जल विभाजन, जलभृत, वाराबंदी या फिर ऑप्शन डी जलाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल विभाजन। जल विभाजन एक ऐसी जमीन होती है जहां प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। ठीक है, जल के किनारे आपने देखा होगा आपकी जल इकट्ठा हो जाता है, जल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे पूछा है पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? तो पैगंबर मोहम्मद ने की। अब हमसे इसका सन पूछा गया है, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या फिर 6ठी शताब्दी में। तो राइट आंसर इसका होगा 7वीं शताब्दी में। तो डैश की जगह पे क्या आना है? 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में बोला है कीर्ति विलोम है। कीर्ति शब्द किसका विलोम है? अकीर्ति, उकीर्ति, उपकीर्ति या अपकीर्ति या उकीर्ति। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। कीर्ति मतलब कि किसी भी चीज की प्रसिद्धि होना, तो कीर्ति होगा। अपकीर्ति मतलब नहीं होना, तो अपकीर्ति इसमें यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला है लड़के नदी में तैर रहे हैं। उदाहरण है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लड़के नदी में तैर रहे हैं, यहाँ पर आएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पे लड़के नदी में तैर रहे हैं, लेकिन ये एक अपूर्ण बता रहा है, ये वर्तमान काल को अपूर्ण बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है? हिंदी का शब्द कपाट, किवाड़, कूप या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कपाट और कूप तो संस्कृत के शब्द होंगे, लेकिन किवाड़ जो होगा वो हिंदी का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला है अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन है? अर्थ की दृष्टि से पथ, डगर, राह, तीनों का मतलब रास्ता ही होता है, लेकिन धरा का मतलब होता है जमीन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए यदि वर्षा होती तो असल अच्छी होती। उदाहरण है, वैसे यहाँ पर फसल आना है, असल नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हेतु मध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है निम्न में से शुद्ध स्पेलिंग बतानी है। प्रज्वलित, नर्क, चार दीवारी या फिर कैलाश। तो यहाँ पर देखिए कैलाश जो होगा वो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला है निहार, रश्मि और नीरजा किसकी रचना है? शैलेश मटियानी,
सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या गौरा पंत शिवानी। तो राइट आंसर इसका होगा महादेवी वर्मा की ये तीनों ही रचनाएं हैं, निहार, रश्मि और नीरजा। क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे पूछा है व्यंजन का सही विच्छेद होगा। तो बहुत से लोग व्यंजन का सही विच्छेद ऑप्शन बी को बताएंगे, लेकिन राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, वी धन अंजन व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है भाग्योदय में कौन सी संधि है। भाग्योदय में यण, दीर्घ, वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, रातों रात में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुरी। रातों रात में होगा द्वंद्व समास, रात धन रात। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है अरुण सरोरु कर चरण द्रगभंजन मुखचंद्र निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, फिर ऑप्शन बी हमारे पास है यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। राइट आंसर इसका होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे बोला है तत्सम शब्द बताना है, ब्याह, भादो, क्षेत्र या फिर साकी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र जो है संस्कृत का शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली का राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो राइट आंसर इसमें होगा पूर्वी हिंदी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको ऐसे याद रखना है ABC। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये तीनों भाषाएं आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94, उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। पंडित मोहनलाल शर्मा, राजा राममोहन राय, पंडित जुगल किशोर, पंडित बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर इसका होगा पंडित जुगल किशोर उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक रहे। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण वो होता है जिसमें घर्षण उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ख, च, म, ठ। तो राइट आंसर होगा म। क्वेश्चन नंबर 96 है 9 दिन चले अढ़ाई कोश का अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना या हरामखोरी करना। तो राइट आंसर इसका होगा बहुत धीमी गति से काम करना को बोलते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोश। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या फिर लोकगीत। तो राइट आंसर इसका होगा अनुपम। जिसके बराबर कोई नहीं होता वो कैसा होता है, अनुपम होता है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत डिकोडिंग से तात्पर्य है संदेश की व्याख्या, संदेश का मूल्यांकन, संदेशों को एकत्रित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा संदेश की व्याख्या। इसका मतलब होता है डिकोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है माया सरोवर निम्न में से किसका उपन्यास है। मंगलेश डबराल, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद्र या फिर शैलेश मटियानी। तो राइट आंसर इसका है शैलेश मटियानी हैं माया सरोवर के निर्माता, यानी कि उन्होंने ये लिखी है उपन्यास। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट में हमसे पूछा है अंतरवैयक्तिक संचार का मुख्य जोर है गैर शाब्दिक शब्दों पर, व्यवहार परिवर्तन पर, संचेतना श्रवण या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए अंतरवैयक्तिक संचार जो होता है उसका जो मुख्य जोर होता है वो किस किस पर होता है। गैर शाब्दिक शब्दों पर भी होता है, व्यवहार परिवर्तन पे भी होता है, संचेतना श्रवण पे भी होता है, सुनने पर। ठीक है, तो ये तीनों ही मुख्य जोर है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो था वो आपका पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से बनाया गया क्वेश्चन पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चन थे। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट पे बताना। और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।